नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। इंडिया फौज देख रहे हैं आप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। माइनिंग लीज मामला। माइनिंग लीज मामले में आज सुनवाई होनी है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। झारखंड से बड़ी खबर, माइनिंग लीज मामला। माइनिंग लीज मामले में आज सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में आज आ सकता है फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पीआईएल की वैधता पर आज फैसला आ सकता है। यानी कि आज सुनवाई होनी है माइनिंग लीज मामले की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आज फैसला आ सकता है। झारखंड हाईकोर्ट में आज फैसला आ सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पीआईएल की वैधता पर आ सकता है फैसला। माइनिंग लीज मामले में आज सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में आज आ सकता है फैसला। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लीज माइनिंग को लेकर आरोप लगा और लगा कि उन्होंने गलत तरीके से अपने नाम पर माइनिंग लीज ली हुई है, जो वैध नहीं है। और इसी के चलते यह मामला हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट आज इस पर सुनवाई करेगा। आज 3 जून है और इसकी सुनवाई होनी है। और ऐसे में संभावना यह जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो पीआईएल लगाई उसकी वैधता पर आज फैसला आ सकता है। माइनिंग लीज मामले में सुनवाई आज। झारखंड हाईकोर्ट में आ सकता है आज फैसला। सीएम हेमंत सोरेन के पीआईएल की वैधता पर आ सकता है फैसला। झारखंड माइनिंग लीज मामला। माइनिंग लीज मामले में आज सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में आज आ सकता है फैसला। साथ ही मुख्यमंत्री के परिवार पर भी, उनके करीबियों पर भी आरोप लगा है। लेकिन मुख्यमंत्री पर आरोप लगा कि इन्होंने गलत तरीके से अपने नाम पर माइनिंग लीज ली हुई है और जिसके चलते यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट में आज सुनवाई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पीआईएल वैधता पर आज फैसला आ सकता है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश कुमार रांची से जुड़ गए हैं। राकेश जी, आज माइनिंग लीज मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या कुछ अपडेट्स हैं? राकेश जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी राकेश जी, आज माइनिंग लीज मामले को लेकर सुनवाई होनी है, हाईकोर्ट में फैसला भी आ सकता है, क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, जिस तरीके से इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी और हाईकोर्ट में आज कहीं न कहीं इस मामले में आज सुनवाई होनी है। अब से थोड़ी देर में सुनवाई होगी और हो सकता है कि जिस तरीके से लगातार इस पे चर्चा की जा रही थी कि आने वाले समय में किस तरीके से इसकी जांच की जा सकती है और हाईकोर्ट जिसकी मॉनिटरिंग कर रहा था, सबसे पहले इस पीआईएल की वैधता पे सुनवाई होगी और इसके बाद से आगे की रणनीति तय होगी कि किस तरीके से आगे की कार्रवाई हो सकती है। तो फिलहाल तमाम लोगों की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। जी, आखिर जो कहा जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री की पीआईएल की वैधता पर भी फैसला आ सकता है। देखिए, ये सबसे पहले कहा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पे माइंस को लेकर के, मुख्यमंत्री के माइंस को लेकर के और साथ-साथ सेल कंपनियों को लेकर के पीआईएल दर्ज किया गया था। इसके बाद से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद से ये कहा गया कि सबसे पहले इसकी वैधता पे का प्रश्न चिन्ह जो लगा है उसको क्लियर किया जाए। तो पिछले दिनों हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, इसके बाद से फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और अब से थोड़ी देर में कहा जा
हम्म। बिल्कुल, यानी कि आज हाईकोर्ट से फैसला आ सकता है और आपको बता दें कि माइनिंग लीज मामले को लेकर यह फैसला हो सकता है। आज सुनवाई होगी हाईकोर्ट में माइनिंग लीज मामले को लेकर। मुख्यमंत्री पर आरोप कि अवैध तौर पर उन्होंने माइनिंग लीज ले रखी है और जिसके चलते उन पर यह मामला चल रहा है। चंपावत के चैंपियन बने पुष्कर सिंह धामी बम्पर वोटों से निर्मला गहतोड़ी को शिकस्त दी है। चंपावत उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 10वें राउंड के बाद जीत की ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चंपावत के चैंपियन बने पुष्कर सिंह धामी। चौवन 121 वोटों से उपचुनाव जीते हैं पुष्कर सिंह धामी। बम्पर वोटों से निर्मला गहतोड़ी को शिकस्त दी है। गहतोड़ी 2000 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। 1873 वोट उन्हें महज मिले हैं। सीएम धामी को अब तक 54,121 वोटों से उपचुनाव जीते पुष्कर सिंह धामी। 33,000 वोटों से आगे पहले चल रहे थे बीजेपी कार्यकर्ताओं में तभी से जश्न का माहौल था। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को महज 1873 वोट ही मिले हैं। स्ट्रॉन्ग रूम की जो सुरक्षा है वो पैरामिलिट्री के हवाले है। 3 कंपनियां और जिला पुलिस के जवान तैनात हैं। यानी कि एक तरफा चुनाव के तौर पर इसको देखा जा सकता है। ये एक तरफा चुनाव था। दूर दूर तक कोई भी प्रत्याशी नहीं, जो प्रत्याशी थे वो सिर्फ नाम के लिए थे। और जो आरोप कांग्रेस पर लग रहे थे कि निर्मला गहतोड़ी को सिर्फ बलि का बकरा बनाया जा रहा है, कि कोई ये ना कह दे कि तुम रणछोड़ दास हो, यानी कि चुनावी मैदान में कांग्रेस मौजूद नहीं है, इसलिए जबरदस्ती उसने अपने प्रत्याशी को उतारा। जबकि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, यह बात पहले से ही कांग्रेस को पता थी। अब ऐसे में एक बम्पर जीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। 54,121 वोटों से जीते। निर्मला गहतोड़ी 2000 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। महज 1873 वोटों पर ही आकर रुक गई। चंपावत के चैंपियन बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी। 54,121 वोटों से उपचुनाव जीते पुष्कर सिंह धामी। एक बड़ी जीत सोचेगा कि जिसमें महज 65,000 कुछ वोट ही उपचुनाव में पड़े थे और ऐसे में 54,121 वोट अकेले पुष्कर सिंह धामी को पड़े। तो ऐसे में एक बड़ी जीत के तौर पर इसको देखा जा सकता है। एक बड़े मार्जिन से जीत को हासिल किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस खबर पर हमारे साथ हरीश महाराज जुड़ गए। हरीश, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बड़ी जीत के साथ जीते हैं, क्या कुछ अपडेट्स है? कैसा माहौल वहां देखा जा रहा है? जी देखिए उपचुनाव में जो है मुख्यमंत्री भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर चंपावत से चुनाव लड़े थे और कहीं ना कहीं जनभावना, क्योंकि खटीमा से चुनाव हारने के बाद से एक सिंपैथी की सी लहर सी जो है चंपावत, क्योंकि खटीमा विधानसभा से लगती हुई विधानसभा चंपावत की विधानसभा है, तो वहां की जो है लोगों में एक जो है एक सिंपैथी का सा भी होता, क्योंकि कांग्रेस कहीं पर भी चुनाव मैदान पर चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आ रही थी।
कि कांग्रेस केवल जो है आपसी जो है अंतर कलह में ही जो है बधी हुई थी और इस उसमें जो है मुख्यमंत्री जी बहुत लंबे मार्जिन, एक ऐतिहासिक जो उनका शुरू से कहा जा रहा था कि एक ऐतिहासिक जीत होगी उनके द्वारा, तो वही परिणाम सामने आए। 54,121 मतों से जो है मुख्यमंत्री जी विजयी हुए। जी तो हरीश, क्या समझा जाए कि ये जीत पुष्कर सिंह धामी की नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की है? जी कहीं ना कहीं क्योंकि जो सामान्य चुनाव था, सामान्य चुनाव में जो है मुख्यमंत्री के चुनाव हारने के बाद से मुख्यमंत्री के प्रति जो है लोगों की प्रति एक संवेदना थी, मुख्यमंत्री के प्रति जो है लोगों का एक मन में ये था कि कहीं ना कहीं जो है क्षुब्ध थे, तो उससे ये क्योंकि लगती हुई सीमा है, खटीमा और चंपावत जो है बिल्कुल जुड़ा हुआ एरिया है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भाव था। तो उससे जो है क्योंकि इस समय जो चुनाव वहां चल रहा था, तो एक तरफा चुनाव एक आंधी के रूप में जो है वहां पर बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं दिखती हुई नजर नहीं आती। जी जीत का जश्न कैसा देखा जा रहा है चंपावत में? जी देखिए, जीत का जश्न तो जो है दूसरे राउंड से ही जीत के जश्न मनाने लग गए थे लोग, क्योंकि जिस तरीके से जो है काफी जो मार्जिन अंतर से जो है मुख्यमंत्री आगे चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं शुरुआती दौरों रुझानों से लग रहा था कि एक बड़ी जीत की ओर होगी। तो काफी लोगों में उत्साह है, काफी उत्साहित लोग हैं और जश्न मना रहे हैं। हरीश, ऐसे में क्या समझा जाए कि इस जीत के बड़े हो जाने के मायने क्या हैं? कई हैं। एक तो कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, एक बड़ा चेहरा, इसलिए ये जीत बड़ी हो गई। दूसरा ये कि कांग्रेस ने सबसे कमजोर प्रत्याशी अपना इस चुनाव के लिए उतारा, तो उनके सामने कोई टक्कर देने वाला नहीं था, फिर चाहे समाजवादी पार्टी से हो या निर्दलीय से हो, सभी बहुत ही कमजोर प्रत्याशी हैं। और ऐसे में ये जीत हो जाना तो ये सिर्फ आंकड़ों के तौर पर बड़ी देखी जा सकती है, वैसे बड़ी नहीं कही जा सकती। जी देखिए, क्योंकि सामान्य चुनाव के बाद से जो है, क्योंकि वहां पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे हेमेश खरकवाल, वो 2 बार चुनाव हार चुके थे। तीसरी बार क्योंकि तीसरा चुनाव वो जो है उपचुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो इसलिए पार्टी ने वहां पर जो है निर्मला गैतोड़ी को एक उसके तौर पर उतारा, उम्मीदवार के तौर पर उतारा। कहीं ना कहीं एक महिला प्रत्याशी को कांग्रेस के यही लग रहा था कि महिला प्रत्याशी होने के साथ साथ, क्योंकि जो है ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, चंपावत जो है विधानसभा ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, इसलिए उन्होंने जो है महिला और ऊपर से ब्राह्मण चेहरे को उतारा गया था। लेकिन वो फार्मूला भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का नाकाम से साबित हुआ, क्योंकि कांग्रेस जमानत बचाने में भी नाकाम रही है। और पुष्कर सिंह धामी एक बड़ा नाम है, मुख्यमंत्री हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि मुख्यमंत्री के सामने जो भी जो प्रत्याशी अन्य दलों के प्रत्याशी थे, वो चुनाव वाले दिन इस बात को कैलाश गहतोड़ी ने भी कहा था कि कांग्रेस की जमानत नहीं बचेगी, और वही हुआ। जी देखिए, शुरू से ही जिस तरीके से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में थे, मैदान में उतारा गया था, और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से भाजपा का प्रचार प्रसार चल रहा था, तो उससे कहीं ना कहीं लग रहा था कि कांग्रेस कहीं चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आ रही है, केवल रेंगती हुई सी दिख रही है कि यानी कि यूं समझा जाए हरीश कि अगर किसी बच्चे के बहुत ज्यादा नंबर आ जाएं तो उसके 2 कारण हो सकते हैं कि एक तरफ तो ऐसा बच्चा है कि जो पढ़ ही नहीं रहा है, या पढ़ रहा है तो सिर्फ अपने तौर पर ही, अपने खुद की मेहनत से ही कर रहा है जो भी कर रहा है। दूसरी तरफ एक ऐसा बच्चा है जिसको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, बेहतर से बेहतर टीचर से उसके ट्यूशन लगा दिए गए हों, बेहतर स्कूल उसको दे दिया गया हो, और फिर वो टॉप करता है। तो कुछ ऐसी स्थिति इस उपचुनाव की है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये उपचुनाव में इसी तरीके का कुछ यहाँ भी देखने को मिला है कि एक तरफ से जो है स्वयं मुख्यमंत्री थे, और दूसरी तरफ से जो प्रत्याशी थे वो बिल्कुल एक जिस तरीके से आपने उदाहरण दिया, सेम उसी तर्ज पर जो है उपचुनाव यहाँ पर हुआ है। बिल्कुल, शुक्रिया हरीश आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीत चुके हैं। अब इस जीत को यूं अगर कह दिया जाए कि ये जीत सिर्फ पुष्कर सिंह धामी की नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की है, तो गलत नहीं होगा। चंपावत क्षेत्र के देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का और देवतुल्य जनता का, सभी का मैं आभारी हूँ जिन्होंने बड़ा समर्थन दिया है। निश्चित रूप से ये हमारी पूरे उत्तराखंड की सरकार को, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार जो विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, और हम भी संकल्प जो हमने लिए हैं उन संकल्पों को आगे बढ़ा, और चंपावत से आने वाले समय में भारत के मानचित्र पर आए, क्योंकि चंपावत में विकास की अपार संभावनाएं हैं।
उन सभी संभावनाओं पर विचार करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दोपहर अपने पैतृक गांव परौख में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे। इस दौरान वह अपने परिजनों, मित्रों समेत अन्य लोगों से मुलाकात करेंगे। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। परौख पहुंचने के बाद राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी पथरी देवी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति और परौख गांव पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री का भी प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रपति के साथ पीएम अंबेडकर की नई मूर्ति पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करेंगे। राष्ट्रपति शनिवार तक शहर में रहेंगे, जबकि प्रधानमंत्री कार्यक्रम में शामिल होकर दिल्ली लौट जाएंगे। 2 दिन के कानपुर प्रवास पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं विशेष विमान से आज चकेरी एयरफोर्स स्टेशन पर उतरेंगे, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनका स्वागत करेंगी। वाराणसी के ज्ञानवापी सर्वे का वीडियो सामने आने पर संतों का एक बड़ा ऐलान कर दिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो शिवलिंग है, यानी कि जिसका दावा हिंदुओं ने किया कि वो शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहा है कि ये शिवलिंग नहीं, ये फव्वारा है। अब उसी दावे वाले शिवलिंग को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि यह शिवलिंग भगवान श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है। 4 जून यानी कि कल इस शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे काशी के संत, और इस जलाभिषेक को करने के लिए इसकी अगुवाई करेंगे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। भगवान शिव की जटा में मां गंगा विराजती हैं, ये कहा धर्माचार्य ने। न्यायालय ने विवादित स्थल को सील करवाया है। ज्ञानवापी मस्जिद का ये मामला है। जो न्यायालय है भारत का न्यायालय, विदेश का न्यायालय होता, ब्रिटिश न्यायालय होता तो शायद हम संतोष कर लेते, लेकिन हमारे भारत का न्यायालय हमारी इस भारतीय भावना को नहीं समझ रहा है। और 4 जुलाई की तारीख उन्होंने दे रखी है कि 4 जुलाई को हम विचार करेंगे कि पूजा का अधिकार दिया जाए कि ना दिया जाए। तो 4 जुलाई तक क्या भगवान भूखे रहेंगे, भगवान प्यासे रहेंगे? जब तक वो अदृश्य थे, नहीं दिखाई दे रहे थे, अलग बात है, लेकिन जब से वो दिख गए, हमारी आंखों के सामने आ गए, तो हमारी आंखों के सामने जो आ जाता है उसका योगक्षेम करना हमारा धर्म होता है। मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक की भिड़ंत हो गई है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और 19 लोग घायल हो गए। मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा। मुरादाबाद से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली और एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे हुए ट्रक में भिड़ंत हो गई है और ट्रक के भिड़ जाने से यह हादसा हुआ, जिसमें इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 19 लोग घायल। एलपीजी सिलेंडर से भरा हुआ था ट्रक। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड बॉर्डर के नजदीक ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र का यह मामला है, यानी कि ठाकुरद्वारा के आसपास यह घटना हुई है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक की भिड़ंत हो गई है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल। मुरादाबाद जिले में ही एक तहसील पड़ती है ठाकुरद्वारा, जहां का यह मामला बताया जा रहा है। उत्तराखंड का बॉर्डर लगता है ठाकुरद्वारा, क्योंकि ठाकुरद्वारा के बाद ही मुश्किल से 8 से 9 किलोमीटर के बाद ही काशीपुर शुरू हो जाता है, और काशीपुर उत्तराखंड में आता है। काशीपुर में गैस प्लांट भी है, शायद वहीं से ये ट्रक आ रहा था।
और हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद शारिक जुड़ गए हैं। शारिक, ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक की भिड़ंत हुई है, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है इस हादसे को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा का है, जहां पर ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर के नजदीक ये सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे की सूचना मिलते ही मुरादाबाद जनपद में जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं उपचार के दौरान एक व्यक्ति की और मौत हो गई और इसमें 19 लोग घायल हैं, जिसमें से 9 की हालत गंभीर बनी हुई है और जो है 10 लोगों को उत्तराखंड के काशीपुर रेफर कर दिया है, जहां पर 10 लोगों का उपचार उत्तराखंड में किया जा रहा है। बाकी जो 9 घायल हैं उनका उपचार मुरादाबाद और अन्य अस्पतालों में किया जा रहा है। दरअसल जानकारी के मुताबिक ये एक ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हुई है, जिसमें जो है तुम्हारा 4 लोगों की मौत हुई थी। लगातार जैसी ही इसकी सूचना मिली, तुरंत ही जिला प्रशासन द्वारा रेस्क्यू चलाया गया। घंटियों के रेस्क्यू के बाद सभी को अस्पताल में भर्ती शारिक, कराया क्या गया। जो लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से जा रहे थे, लोग कहाँ जा रहे थे, इस बारे में कुछ पता लग पाया? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये लोग उत्तराखंड की दरगाह से ये वापसी अमरोहा जनपद जा रहे थे। ये सभी लोग अमरोहा जनपद के आसपास के रहने वाले थे। ये जो थे सारे श्रद्धालु थे। पहले ये लोग जाके दरगाह पर पहुंचे, दरगाह से वापसी जब ये मुरादाबाद होते हुए अमरोहा के लिए जाने के लिए रवाना हुए, तो मुरादाबाद और उत्तराखंड के बॉर्डर के तकरीबन 9 किलोमीटर की दूर मुरादाबाद जनपद के ठाकुरद्वारा थाना इलाके में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। आखिर क्या बाकी जो घायल हैं उनकी स्थिति कैसी है, उनकी तबीयत कैसी है फिलहाल? देखिए, कुछ घायलों की स्थिति गंभीर है, जिन सभी का उपचार किया जा रहा है। बाकी जो है 10 लोग जो था 10 लोगों के मामूली चोट आई है और ट्रैक्टर ट्रॉली में 35 से ज्यादा लोग सवार थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये वही बड़ा चिंता का विषय है कि जिस तरीके से लगातार ट्रैफिक नियमों को लेकर सरकार जागरूक कर रही है। ट्रैफिक पुलिस उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की लगातार दोनों ही जो है तुम्हारा दोनों ही प्रदेशों से ये जो है तुम्हारा ट्रैक्टर ट्रॉली में लोग जो थे सवार हो गए, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश गए। लगातार जो है चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ी लापरवाही दोनों ही प्रदेशों की बॉर्डर के पुलिस कर्मियों की भी है। अगर पुलिसकर्मी सतर्क होते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, 4 लोगों की जान नहीं जाती। मुरादाबाद और उत्तराखंड के काशीपुर के बॉर्डर के पुलिसकर्मी भी जरूर इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही, साफ तौर से लापरवाही कही जाएगी कि जो इतनी बड़ी तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर लोग जा रहे हैं, ना तो किसी ने पूछने की जहमत उठाई। अगर पुलिस जो था इन पर चालान करती, कार्यवाही करती और पुलिस इस पर सतर्कता से ध्यान रखती, इस तरीके की जो है तुम्हारा एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सारे ट्रैफिक नियमों को तोड़कर पूरे ट्रैक्टर ट्रॉली में तकरीबन 35 से ज्यादा लोग सवार हैं, अगर ये पहली चेकिंग की गई होती तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। जी, शुक्रिया शारिक आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। कन्नौज के सौरिक और छिबरामऊ में खेलो इंडिया योजना के तहत स्टेडियम का निर्माण कराया गया। करोड़ों रुपए की लागत से बने स्टेडियम का औचक निरीक्षण करने के लिए देर रात डीएम राकेश कुमार मिश्रा पहुंचे, जहां अंधेरा देखकर डीएम ने बिजली व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के साथ ही फील्ड में वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि स्टेडियम का काम लगभग पूरा हो चुका है, थोड़ा बहुत जो काम बचा है वो जल्द ही पूरा कर खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम खोल दिया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।